अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यह है हमारी थर्ड वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम एक काम करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास जो है ना वो चैप्टर नंबर 14 हो गया और चैप्टर नंबर 15 हो गया। तो इसको मर्ज कर कर हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि सारे लॉज है ना, तो सारे लॉज को एक काम करते हैं कि एक दफ़ा करके तीनों लॉज की जो है वो डेरिवेशन बनाते हैं। अच्छा, उसके अंदर कौन कौन से हैं? एक है कूलम का लॉ, एक है हमारे पास ओम्स लॉ, और एक लास्ट वाला है हमारे पास जूल्स लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इसको कूलम्स लॉ से। तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है, इससे स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा, आप लोग जानते हैं कूलम्स लॉ क्या है? ये काफी ज्यादा सिमिलर है जैसे हमारे पास जो था वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अच्छा, इसके अंदर क्या कहता है? कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो फोर्स जो एक दूसरे को करीब खींचती है, और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो एक दूसरे को दूर धकेलती है। सही, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी वो जो दो चार्जेस हैं जो अपने आप को करीब खींचे या अपने आप को दूर धकेले, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बहुत आसान सी, जैसे ग्रेविटेशनल का लॉ था हमने पढ़ा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वैसे ही बिल्कुल इसकी भी डेरिवेशन है। तो उसको ड्राइव करते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या कह रहा है? बोला है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, यानी किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है। कह रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। अब चार्ज को किससे डिनोट करते थे बेटा? चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके चार्जेस से हो गया मल्टीप्लाई, यानी एफ प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास इसकी दूसरी क्या थी? एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है तो हम ऊपर लिखते हैं कि नीचे लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/r², यानी उसने कहा था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/r²। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को वही वाला काम करना है कि दोनों को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एफ 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 एक बार आ गया, प्रोपोर्शनल 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 एक बार आ गया। ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा? Q1 Q2। तो ऊपर आ गया Q1 Q2, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे लिखा हुआ है r²। इतनी बात समझ में आती है? तो हमने क्या करा कि सबसे पहले जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, दोनों को कर दिया कंबाइन। अब हमारे पास जो है वो क्या करना है इसको? हम लोग जानते हैं बेटा, हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पर भी हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू लगाया, अब हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट। तो यहां पर है कांस्टेंट K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। ऐसे इसको फर्दर थोड़ा सा इसके अंदर हम लोगों को बताना है, वो ये बताना है कि ये जो k है ये बेसिकली है क्या। तो याद रखना बेटा, वेयर, आप सबसे पहले तो k के बारे में लिखोगे, वेयर k इज कांस्टेंट। सही, हमने सबसे पहले बता दिया के जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, के जो है वो बराबर होता है किसके? के बराबर किसके होता था? ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके अंदर एक और कांस्टेंट आ रहा है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसके अंदर इस के की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये बराबर होती थी तकरीबन 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ के। तो ये जो है वो हमारे पास इस के की वैल्यू है। ये 8.98 समथिंग होती है, तो हम इसको 9 ही लेते हैं। तो आप कंसिडर कर लेना कि के इसके बराबर है और इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ 9। अच्छा, आप एक बात याद रखो, काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं
कि के का यूनिट क्या होता है, यानी इसका जो यूनिट लगाएंगे वो यूनिट क्या लगाएंगे। तो देखो जरा, यूनिट अगर नहीं समझ में आता तो ड्राइव कर लो यूनिट को। कैसे ड्राइव करोगे, देखो जरा, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर इससे हम के की वैल्यू निकाले तो क्या बनेगी, जरा गौर से देखो। आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू के। मैंने क्या करा, यहाँ से के को अलग कर लिया, आर स्क्वायर डिवाइड था वहां जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे आके डिवाइड। अब इनके यूनिट ड्राइव करते हैं। जरा गौर से देखो, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और आर का यूनिट क्या होगा, मीटर। अब इस पे स्क्वायर लगा तो हमने भी लगा दिया स्क्वायर। अच्छा, नीचे कौन मौजूद है, नीचे मौजूद है Q, और Q क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहां पर है कूलम, तो ये हो गया कूलम। अच्छा, दो चार्जेस हैं तो कूलम और कूलम, तो बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो अगर किसी को याद नहीं है तो वो ऐसे इसको ड्राइव कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं जरा नीचे सही से लिख देता हूं। ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो आपको बस यहां तक इस लॉ को ड्राइव करना है। वेयर आप नीचे एक और चीज भी लिख सकते हो कि इसके बारे में बता दो कि ये क्या है, वेयर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, इसको रब कर देते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट है और इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो आप यहां पे लिख सकते हो वेयर epsilon naught is permittivity of free space। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी डेरिवेशन। आप इसको यहां तक लिखकर इसे खत्म करोगे, और ये हमारे पास शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको यहां तक लिखकर खत्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अपनी इसको यहाँ पे रोकते हैं। आप इसको जरा जो है वो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अपनी सेकेंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है ओम्स लॉ। तो आप लोग जब भी अपनी डेरिवेशन को एंड करा करो तो आप वहां पर क्या करा करो, स्टॉप करो और अपनी डेरिवेशन को पूरा नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो है ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला भी ओम्स लॉ का है। तो इसकी अपने जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वोल्टेज या करंट इज डायरेक्ट। फ्लो ऑफ चार्ज किसे कहते हैं बच्चों, करंट को कहते हैं। तो कह रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, करंट हुआ, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज। यानी यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बात समझ में आती है। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, जब भी जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पर कांस्टेंट आएगा के, यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा, के। अच्छा बच्चों, यहाँ पे छोटी छोटी बातें होती है जो आपको याद रखनी है। अगर आप समझ के याद रखोगे ना इसको, तो आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है, आप बोलोगे वहां पर भी के है, तो वो एफ इज इक्वल टू एम ए में भी के आता था, तो ये तो हर जगह पर के आ रहा है। अब हर के की वैल्यू अलग है। एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर जो के है उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर जो के था हमारे पास कूलम्स लॉ के अंदर, उसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 है। अब एफ इज इक्वल टू के एक्स जो है हुक्स लॉ, उसके अंदर के की वैल्यू अलग है। अब यहां पर जो के है, इस के की वैल्यू अलग है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा के तो कांस्टेंट को कहते हैं। अब वो कोई सा भी हो, आपका दिल चाहे आप चुन्नू मुन्नू पप्पू लगा लो। तो आपका क्या करना है, यहाँ पर ये जो के है ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज पुट होगी, यानी ये कांस्टेंट क्या है, हमें बस इसे देखना है। तो जरा गौर से देखो, ये बन गया I इज इक्वल टू के बी। ये जो के है ना, आप यहां पर लिखोगे वेयर के इज कांस्टेंट। अच्छा, मैं आपको आसान करने के लिए यहां पर बता देता हूं कि वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड, यानी इसके के को क्या कहते हैं, इसके के को कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है, कंडक्टेंस जो है कहां से निकला होगा, कंडक्टेंस
ये निकला होगा कंडक्टर से। सही है। व्हाट इज कंडक्टर? यानी जिसके अंदर आराम से क्या हो जाता है, करंट पास हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कंडक्टर के अंदर से आराम से करंट पास हो रहा है, इस फिनोमेना को कंडक्टेंस कहते हैं। तो वो चीज जो करंट को रोकती है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कंडक्टेंस का उल्टा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो मैं आपको जहां पर लेके जाना चाह रहा हूं कि कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। तो यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर के यानी कि कंडक्टेंस बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। कह सकते हैं ये वाली बात, क्योंकि अभी आपको पता है कि कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने यही तो लिखा है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस। चलो काम करते हैं, इसे पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा, 1/r, और यहां पर आ जाएगा v। ये r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, और v वन जा तो v ही होगा, तो r वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा i और r, और यहां पर हो गया v। इसे सही से करके लिख ले तो बन जाता है v इज इक्वल टू आई आर। और यही तो हमें ड्राइव करना था कि वोल्टेज जो है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के। तो चलिए बच्चों, इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये हमारा जो है वो नया टॉपिक है जो क्या है, जूल्स लॉ। अच्छा, अब आपको पता होगा कि आपके बुक के अंदर जूल्स लॉ को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया। यहाँ पर जो है वो जूल्स लॉ की कोई प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, बेसिकली वो जूल्स लॉ का एक एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ। अच्छा, काफी सारी बुक्स के अंदर जूल्स लॉ को जिससे डिनोट किया जाता है वो है जे, और यहाँ पर जो जूल्स लॉ की डेरिवेशन है वो डिनोट की गई है एच से। अच्छा, एक एक ना सिंपल सा सिनेरियो समझ लो, जूल्स लॉ क्या कह रहा है। व्हाट इज जूल्स लॉ? तो जूल्स लॉ कहता है कि अगर फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं हीट के। यानी जितना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी यहां पर जो हमारे पास डेरिवेशन है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसको, आपके बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर टी के। आप इसको डायरेक्ट ना लिखो। देखो, दो बातें यहां पर याद रखो, आपको याद रहेगा कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लो ऑफ चार्जेस के। सही, यानी कि आई के, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही, यहां पर एक फिनोमेना है, इसके अंदर स्क्वायर इस्तेमाल किया गया है, यानी बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हो तो वो किसके बराबर होता है, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, जब बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे तो क्या करेगा, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि वो चीज हीट कंडक्ट करेगी या उसके अंदर जो है ना वो हीट पैदा होगी। आपको पता होगा, अगर आपने कभी देखा हो कि कहीं से हाई वोल्टेज का करंट जो है वो गुजर रहा होता है, और वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा किसी तार के अंदर से जो है हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, वो तार गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब हीट पैदा हो रही है। जूल्स लॉ यहाँ पर सही होता है। तो चलो एक काम करते हैं, इसकी डेरिवेशन को एक एक्चुअल डेरिवेशन बनाते हैं कि अगर ये पेपर में आती है तो इसको हम डेरिवेशन की तरह कर सकें। तो क्योंकि आपकी बुक में इसको एच से डिनोट किया गया, तो मैं भी इसको एच से ही लेकर चलूंगा। देखो उसने क्या कहा था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट कह लो या फिर आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्जेस, और वो भी स्क्वायर वाला, यानी कि हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जब बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। भाई बहुत सारे जो चार्जेस है, मान लो एक कमरा है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर से उधर भाग रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, उस टकराने की ही वजह से हीट जनरेट होती है। जब चार्जेस एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और उन्हीं टकराने की वजह से दूसरे चार्ज को जाने की जगह नहीं मिल रही है, तो वहां पर क्या पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहां पर हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक और भी चीज के, किसके, आर यानी कि रेजिस्टेंस विद टाइम के। अब इनको क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इन लोगों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इसको प्रॉपर शक्ल देते हैं डेरिवेशन की, क्योंकि अगर ये अकेले आता है जूल्स लॉ तो हमारे पास एक डेरिवेशन होनी चाहिए, तो हम सिंपल एक्सप्रेशन लिखकर तो नहीं आएंगे वहां पर। तो अब इसको कंबाइन करते हैं, तो एच एच
एच आ गया, प्रोपोर्शनल 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 आ गया। अब आई स्क्वायर और आर टी साथ साथ आ गए। अच्छा, अब यहां पर क्या है बच्चों सिनेरियो, टी जो है स्मॉल आएगा, टाइम है ये। अब यहां पर क्या सिनेरियो है, यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 1 है। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि एच प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, यहां पर कांस्टेंट जो है वो 1 है। सही है। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही रहेगा, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी के। तो यानी ये हो गई हमारी डेरिवेशन। अच्छा, किसी किसी बुक के अंदर ये एच की जगह पर होता है जे, जो कि डिनोट करता है जूल्स को, तो जे इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है। तो बच्चों ये थी हमारी डेरिवेशन, और ये हमारी जो है वो इस वीडियो की लास्ट डेरिवेशन है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी तीनों लॉस को, जो कि कूलम्स लॉ है, फिर उसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ था, और ये हमारे पास था जूल्स लॉ, तो हमने इसको तीनों को कवर किया। तो इस वीडियो के एंड में भी मैं आप सारे बच्चों से कहूंगा कि बच्चों देखो, ये वीडियो जो है मैंने जो स्टार्ट किया है, ये वीडियो लेक्चर, आपको पता होगा 9th क्लास की भी जो है वो तकरीबन सारी वीडियोस अपलोडेड है, मैट्रिक क्लास की भी तकरीबन जो है वो सारी वीडियोस अब अपलोड होने वाली हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है एक छोटी सी, आप समझ लो कि मेरी तरफ से कोशिश है उन बच्चों के लिए। देखो आप सबके पास तो पहुंच रही है कि जिसने जो है ना वो शुरुआत में पढ़ा था, अब उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए तो ये हेल्प का बाइस बनेगी। लेकिन मेरा जो एम है ना बच्चों, वो आपके साथ मिलके पूरा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचे कि जिनके पास जो है ना वो बेसिक सहूलियात मौजूद नहीं है, यानी जिनके पास जो है ना वो आसानी से ट्यूशन मौजूद नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं और उनको अपने बोर्ड्स क्लियर करने हैं, तो उनके लिए जो है ना इन डेरिवेशन से बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपके लिए, आप ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हो, आपके लिए अलग से आपका प्राइवेट ट्यूटर जो है वो आपको बता चुका हो, लेकिन जो वो बच्चे हैं ना, इनसे हमें तो फ़ायदा मिल रहा है, आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उन बच्चों को जो है ना वो जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास जो है वो पहुंच सके। जज़ाकल्लाह बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।